So, Assalamu alaikum dear students, and this is the second session or the second lecture जिसमें हम बात करेंगे about the skeletal muscle function, what are the different types of cell or types of muscles, and about its adaptation to the resistance exercise. साथ साथ हम इस लेक्चर में बॉयज गर्ल्स जब दे आर डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, तो वहाँ पे मसल मास उनकी कंपैरिजन करेंगे, और इसके साथ साथ एज का भी एक फैक्टर जो है ऑन द मसल मास किस तरह इंक्रीज होती है, किस एज में ज्यादा इंक्रीज होती है और किस एज में फिर डिक्लाइन चले जाते हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ जो रिस्क फैक्टर है फटीग की, उस पर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फटीग जो है, जो लोकल फटीग है या कार्डियोपल्मोनरी फटीग है, इस पर बात करेंगे। सिमिलरली जो टाइप 1 टाइप 2 मसल है फाइबर्स, उस पर हम बात करेंगे। और एंड में हम फिर जो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स है विच वी कैन से दैट द कम जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ पे प्रोटोकॉल बनाते हैं किसी पेशेंट के लिए, एथलीट के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, तो उसमें कुछ जो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और तो ये जो है हम इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा जो एडाप्टेशन है टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, इसमें हम न सिर्फ ये कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की एडाप्टेशन पर बात करेंगे, बल्कि हम कंपैरिजन भी करेंगे कि अगर एक पर्सन, एक एथलीट है, वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग करता है और दूसरी तरफ एक दूसरा एथलीट है और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, तो दोनों में जो एडाप्टेशन है उसमें क्या डिफरेंस होगा ऑन डिफरेंट लेवल, एंजाइमेटिक लेवल पे, मसल लेवल पे, बॉडी लेवल पे। तो ये जो कंपैरिजन है बिटवीन द एडाप्टेशन नॉट ओनली टू रेजिस्टेंस, बल्कि हम जो है एंड्योरेंस ट्रेनिंग जो है उस पे भी जो है क्या क्या एडाप्टेशन भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एनर्जी स्टोर्स एंड ब्लड सप्लाई। एक तो ऑलरेडी हम जानते हैं और ऑलरेडी आपने पढ़ा भी होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाती है। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी जो पल्मोनरी फंक्शन है उसको भी इंक्रीज कर देते हैं, और साथ साथ हमारे जो हार्ट रेट है, जो कार्डियक आउटपुट है, ये भी इंक्रीज कर लेते हैं, और हमारे ब्लड सप्लाई जो है ये इंक्रीज हो जाती है, उनकी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाती है, उनकी कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द मसल ये ज्यादा हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे डिमांड्स इस तरह होते हैं, वहाँ पे जरूरत इस तरह होती है, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है उन मसल की तरफ पहुँचाया जा सके, और स्पेसिफिकली टू दोज़ मसल्स हू आर इन्वॉल्व्ड इन दैट एक्टिविटी, ताकि वहाँ पे एनर्जी जो है ये कंटिन्यूअसली फराहम किया जा सके। लेकिन सम टाइम इस तरह होता है कि अगर ये एनर्जी दैट डिप्लीट, एक टाइम आ जाता है कि इसमें एनर्जी जो है खत्म हो जाती है, तो दैट टाइम वहाँ पे ये मसल जो है दैट दैट लॉस देयर एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटी ऑफ दैट इनफ फोर्स प्रोडक्शन फॉर दैट एक्टिविटी, इसी को हम फिर कहते हैं फटीग कहते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ मसल्स है, और ये मसल जो है ये ऑब्वियसली दे नीड एनर्जी, और मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो इनको ये मुसलसल जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जब इनको एनर्जी मिल जाती है तो ये टेंशन जनरेट करते हैं, फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, कंट्रैक्शन जो है हो जाती है, और दे रेजिस्ट द फटीग। नाउ द क्वेश्चन इज, ये एनर्जी जो है इनको जब मिलती है मसल को मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो सोर्सेज क्या क्या है? तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि हाउ मच ड्यूरेशन ऑफ द मसल कंट्रैक्शन इज, either if it is 1 second, that is just 2 second, 10 second, 1 minute, 3 minute, or the person is going to exercise for 30 minutes or whole 1 hour। तो ये डिपेंड करता है कि हम मच ड्यूरेशन देयर इज। अगर ड्यूरेशन ज्यादा है तो सोर्सेज जो है अलग होंगे, अगर ड्यूरेशन कम है तो अलग होंगे। तो इसलिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द दैट एक्सरसाइज। तो थ्री मेन सिस्टम है एनर्जी सिस्टम का। सबसे पहले जो है दिस इज द एटीपी पीसी,
पीसी मीन दैट पासपोक्रेटिन सिस्टम। अब एटीपी पासपोक्रेटिन सिस्टम ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब कंट्रैक्शन ऑफ मसल जो है या कोई फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल शॉर्ट पीरियड की होती है, अप टू 10 सेकंड। मिसाल एक बंदा है और हेवी लिफ्ट एथलीट है, और वो हेवी लिफ्टिंग लिफ्टर है, और वो वेट जो है उठाता है, सो दैट वेट दैट यूजुअली विल रिक्वायर 7 to 8 सेकंड। या जो है एक बंदा है और वो जंप लगा रहा है, जब तो जंप के लिए ऑब्वियसली वो 2 या 3 सेकंड्स में वो जंप कंप्लीट कर पाएगा। या इसके अलावा अगर आप देख ले गोल्फ प्लेयर जो हैं, जब गोल्फ वाले ये स्विंग करते हैं यानी शॉट मारते हैं, तो गोल्फ स्विंग उसको कहा जाता है। तो वहां पर जब ये गोल्फ स्विंग खेलता है, वहां पे शॉट खेलता है, तो जो एनर्जी वहां पे दरकार होती है वो एटीपीसी सिस्टम या पासपोक्रेटिन सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि और तकरीबन 97% ऑफ द एनर्जी ऑफ दैट गोल्फ शॉट जो ये स्विंग होता है, उसमें 97% जो ये पीसी सिस्टम एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये डिपेंड करता है कि हमारी जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, इफ इट इज less than 10 सेकंड, then the energy will be provided by the पासपोक्रेटिन सिस्टम। और अगर एक्टिविटी जो है ये 10 सेकंड से ज्यादा हो जाती है, अप टू 60 सेकंड, then another energy store that is known as the anaerobic, the glycolytic or the lactic acid system। अब ये जो दोनों सिस्टम है, एटीपी पीसी सिस्टम एंड एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक लैक्टिक एसिड सिस्टम, ये दोनों सिस्टम को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इनको माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं होती, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो सिर्फ मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होती है कि जब ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद द ग्लूकोज और द लिपिड, तो वहां पे फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं होती, जो ऑक्सीजन की रिएक्शन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ऐसे में माइटोकॉन्ड्रिया की भी इंपॉर्टेंस जो है ये नहीं रहती। तो दिस एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक लैक्टिक एसिड जो सिस्टम है, ये 60 सेकंड या उससे यानी 1 मिनट या 60 सेकंड से कम एंड 10 सेकंड से ज्यादा अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी है, तो उसको फिर ये एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। कोई शॉर्ट रन आप कह सकते हैं, या आप स्टेयर डाउन स्टेयर है, लंबी स्टेयर जो उस पे आप जा रहे हैं, एंड दैट रिक्वायर्ड 15 to 20 सेकंड, तो देन द एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक लैक्टिक एसिड सिस्टम। यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है ये पायरोविक एसिड एक्चुअली बनती है एट द एंड, प्रोडक्ट जो है ये पायरोविक एसिड होती है इसमें। लेकिन लैक्टिक एसिड जो है इज अ बाय प्रोडक्ट, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ जाती हैं। और ये लैक्टिक एसिड जो है जो यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, इट्स ये जिस तरह प्रोड्यूस होती है इस तरह एक्सक्रीट भी होती है, और एक इक्विलिब्रियम जो है कायम रहता है। द नंबर ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड एक्सक्रीट। बट जो एक्सक्रीशन रेट है, इट इज टू स्लो देन द प्रोडक्शन रेट। और इसलिए आफ्टर सम टाइम जब ये एक्सरसाइज जारी उसने रखा हुआ है एथलीट ने, तो दैट एग्जिस्ट आप लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक्सक्रीट हो रही है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, एक्सक्रीशन कम हो रही है, तो ये जो एक्सेस ऑफ लैक्टिक एसिड है दैट स्टार्ट एक्युमुलेशन इनसाइड द ब्लड, ये ब्लड में शामिल होना शुरू उसकी हो जाती है। एंड दैट पॉइंट एक्चुअली इन एक्सरसाइजेस इज नोन एज द लैक्टेट थ्रेशोल्ड, जिसमें दैट इंस्टेंट ऑफ एक्सरसाइज in which the lactic acid they start accumulation inside the blood। और जितना लोग एथलीट होती हैं और जितना एलीट एथलीट होती है, उतना ये डिले होती है इस थ्रेशोल्ड में, उतना ही उसमें ये जो इक्विलिब्रियम है ये कायम रहेगी। और जितनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा, जितना फिजिकल एक्टिविटी की कमी होगी, उतनी ही जो है अर्ली ये इक्विलिब्रियम ब्रेक डाउन होगा, उतनी ही अर्ली जो है लैक्टिक एसिड जो है ये ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाएगी, और उतनी अर्ली जो है ये फटीग होगी। लेकिन अगर एक्टिविटी ऐसी है कि जिनको 60 सेकंड से ज्यादा उसकी ड्यूरेशन है, और इसको 2 मिनट्स के लिए, मोर देन 2 मिनट है, 3 मिनट है, 10 मिनट है, उसको मुसलसल जो है एनर्जी चाहिए, तो फिर जो है द थर्ड सोर्स ऑफ द एनर्जी सिस्टम विच इज द एरोबिक सिस्टम,
which actually require oxygen for that production of that energy, ये फिर एनर्जी जो है प्रोवाइड कर देती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा जॉगिंग करता है या वहां पे रनिंग करता है, वॉक करता है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है जो एटलीस्ट उनका 60 या 1 मिनट से ज्यादा ड्यूरेशन हो, तो वहां पर फिर एरोबिक सिस्टम जो एक एंजाइमेटिक कम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, पूरा जो इसमें क्रेब साइकिल और ये सारी की सारी वहां पे रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और ये तमाम के बाद जो एंड प्रोडक्ट होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर एंड एनर्जी आती है, और ये एनर्जी जो है एटीपी की सूरत में हम यूज करते हैं फिर। So these are the three main energy system which are used to produce the energy, and then to provide that energy continuously to the muscle to generate that force of contraction and to resist the fatigue. जब ये एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, यानी एनर्जी जब मसल को कम हो जाती है, तो वहां पर उनकी जो जनरेशन ऑफ टेंशन है ये भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, और वहां पे जैसी उनकी ये टेंशन जनरेशन में डिक्लाइन आ जाती है, तो रेजिस्ट टू द फटीग ये भी कम हो जाती है, एंड द पर्सन ऑफ द फटीग जो है वो उनको पर्सन फटीग हो जाती है, और फिर उनको थोड़ी थकावट सी महसूस होती है। नाउ आते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस किया कि फटीग हमने तो बाय डिफिनेशन कर दिया कि दिस इज एक्चुअली दैट इंस्टेंट जहाँ मसल जो है इसकी जो फोर्स प्रोडक्शन है जो एक एक्टिविटी के लिए चाहिए, वो वो उसमें कमी आ जाती है, यानी दैट इज डिक्लाइन एंड फोर्स प्रोडक्शन बाय द मसल, एंड जो रिक्वायर्ड फोर्स होती है, जो रिक्वायर्ड कंट्रैक्शन होती है इस एक्टिविटी के लिए, वो उसके रिक्वायर्ड से कम आ जाए, दैट्स व्हाई द पर्सन इज अनेबल टू कंटिन्यू दैट एक्टिविटी, और बंदा जो है थक जाता है, रेस्ट कर लेता है। So there are two types basically हम इसको देयर इज न्यूरल फटीग भी है, न्यूरल फटीग जो है ये भी है, लोकल फटीग या मस्कुलर फटीग है, कार्डियोपल्मोनरी फटीग है, लेकिन यहाँ पे हम जो ज्यादा बात करेंगे दैट विल बी ऑन द कार्डियोपल्मोनरी फटीग एंड द दैट मसल फटीग। सो मसल फटीग जो है जिसको लोकल फटीग भी कहा जाता है, ये जो अभी हमने जो डिफिनेशन की ना कि वहां पे जो मसल है जब बार बार यूज होता है, जब बार बार एक्टिविटी होती है एक टाइम के लिए, तो उसमें जो रिस्पांस होती है मसल के टुवर्ड्स दैट एक्टिविटी, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, दैट इज एक्चुअली नोन एज। क्योंकि ये सिर्फ सेम मसल जो यूज हो रही है, सपोज एक बंदा उसने बाइसेप एक्सरसाइज कर रहा है, वेट उठा रहा है विद एल्बो बेंडिंग, बार बार कर रहा है, तो उसके बाइसेप जो है वो ये रिस्पांस उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, तो ये बिकॉज ऑफ द रिपीटेड एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ द रिपीटेड बेंडिंग विद द रेजिस्ट विद द वेट, डंबल हाथ जो उठाया हुआ है और ये बेंडिंग हो रही है, फिर स्टैटिंग, फिर बेंडिंग, फिर स्टैटिंग, तो आफ्टर सम टाइम जो है ये पर्सन जो है ये वजन जो है जो उसने होल्ड रखा होगा इसको कंटिन्यू नहीं रख सकेगा और ये रेस्ट कर लेगा, सो दैट इज एक्चुअली नोन एज। अब ये जो इसको कहा लोकल फिटीग कहा जाता है, और ये जो लोकल फिटीग है ये सिर्फ एक मसल में होगा जो यूज वहां पे हो रही थी, सपोज द बाइसेप ब्रेका यूज हो रही थी, तो उसी में सिर्फ फिटीग होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लोकल fatigue. This occurs during exercise when a muscle repeated contracts statically or dynamically or against the imposed load. Statically का मतलब ये है, सपोज आप कोई वेट जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, और वो वेट अगर ज्यादा है तो आप कुछ जगह ट्रेवलिंग के बाद आप रुक जाते हैं, वजन नीचे रख देते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, फिर वो वजन उठाते हैं, तो आप वहां भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, यू हैव जस्ट होल्ड दैट वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी बाय यू यूजिंग योर मसल्स। या जो है आप कोई भी डंबल जो है हाथ हाथ में उठाए है और एक स्पेसिफिक रेंज पे वहां पे आप इसको आइसोलेट करके वहां पे मूवमेंट जो है उसको रोक के आप सिर्फ इसको होल्ड करते हैं, या आप हाथ में डंबल पकड़ के आइसोमेट्रिक कंट्रेक्शन करते हैं, तो इन तमाम के लिए जो यहाँ पे स्टैटिक कंट्रेक्शन वर्ड यूज होती है। डायनामिक कंट्रेक्शन मीन कि आप जो है
एक जगह एक वजन जो है वो सिर्फ आप होल्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ से उठा रहे हैं, उधर रख रहे हैं, इधर से रख रहे हैं, उधर रख रहे हैं। यानी आप मूवमेंट भी कर रहे हैं और प्लस आप अपने एक जो मसल है उसको भी यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों केसेस में जो है, when there is a decline in the response by the muscle to that activity, that will be called as the muscle fatigue. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हमने स्टार्ट में डिफिनेशन में कहा कि one of the characteristic of this fatigue is there will be decrease, there will be the reduction, decline in the force production capacity of that muscular system. Temporary state of exertion, failure leading to a decrease in muscle strength, थकावट थोड़ी सी हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाता है, और ये टेम्पररी होता है। जैसे ही उसको 2-3 मिनट भी इनफ होते हैं, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, वो दोबारा से वो एक्टिविटी स्टार्ट करेगा तो फिर से वो 10-12-15 बार जो है वो रिपीट कर सकेगा, फिर थक जाएगा। फिर जब ये थोड़ा सा रेस्ट ले लेगा तो फिर इसकी मसल स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट इज अ टेम्पररी स्टेट ऑफ exertion. इस तरह नहीं है कि the person is now that will be unable for that contraction for days and days and days. तो ये जो ग्रेजुअल डिक्लाइन का मतलब ये है कि सपोज आप 10 टाइम्स आपने रिपीटिशन की है, तो 10 टाइम तक देयर वाज नो प्रॉब्लम, बट आफ्टर 10 टाइम जैसे आप 11 पे चले जाते हैं, सो आहिस्ता से आपकी फोर्स प्रोडक्शन कम हो जाती है। फिर 12 टाइम, 12वें बार जब आप कंट्रेक्शन करते हैं तो और कम हो जाएगी, 13वें पे और जिस तरह आप आगे जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है दे विल बी डिक्रीज इन दैट फोर्स प्रोडक्शन। एंड सपोज आफ्टर रीचिंग द 20 टाइम, उसके बाद आप जो है थकावट फील इतनी हो जाती है कि आप उसको फिर उठा नहीं सकते, और आप क्या हो जाते हैं, आपका हाथ गिर जाता है इन द ग्रेविटी डायरेक्शन, वजन आप रख देते हैं। So that is actually known as the local fatigue or the muscular fatigue. The diminished response of the muscle is caused by a combination of factors, which include, और कौन-कौन से फैक्टर हो सकते हैं? डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर। अब जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि कंटिन्यूस एनर्जी जो ये बहुत जरूरी है, और अगर इनको एनर्जी डिप्लीशन आ जाती है, एनर्जी इनको नहीं मिल रही है, तो एनर्जी की वजह से तो इनको ये कंट्रैक्शन हो रही है। अब जब इनको कंट्रैक्शन नहीं होगा, तो अब जब इनको एनर्जी नहीं होगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो कंट्रैक्शन एंड देयर विल बी लोकल फैटिग। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, क्योंकि यही ऑक्सीजन तो यूज होती है इन द एरोबिक जो रेस्पिरेशन है, which that oxygen is used to produce the energy. So again, insufficient oxygen will lead to the decrease in energy, which will eventually lead to the muscle local fatigue. Built up of inhibitory protective influence stimulus from the central nervous system. ये अक्सर इस तरह होता है कि एक फीडबैक उनको मिल जाता है, जैसे मिसाल थ्रेशोल्ड, लैक्टेट थ्रेशोल्ड है, ये ब्लड में एक्सेस ऑफ दैट लैक्टिक एसिड जब ऐड होना शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाते हैं, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे ब्रेन जो है इनको भी एक फीडबैक चली जाती है, और फिर वहां से जो इम्पल्सेस आती है और इनहिबिटरी आ जाते हैं कि स्टॉप दैट एक्टिविटी। तो ये भी होता है कि वहां पर देयर इज कंस्ट्रक्शन बिल्ड अप द इनहिबिटरी इन्फ्लुएंसेस, और ये एक किस्म का प्रोटेक्टिव होते हैं। अगर ब्रेन जो है यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन से, या मोटर जो ब्रेन है, वहां से अगर ये इनहिबिटरी जो इम्पल्सेस नहीं आएंगी, तो दे विल बी कंटिन्यूएशन इन द एक्टिविटी ऑफ दैट कंट्रैक्शन। और ऑब्वियसली जब एनर्जी वहां पर नहीं है, थकावट हो गया, फिर भी वो बंदा एक्सरसाइज करेगा, तो दे विल बी डैमेज टू द मसल, स्ट्रेन हो सकती है, मसल टीयर हो सकती है, टेंडन टीयर हो सकती है, माइक्रो ट्रामा हो सकती है। तो इसलिए जब ब्रेन को लग जाता है कि द पर्सन जो है, इनकी अब एक एग्जॉशन जो है, एग्जॉस्ट हो गया है, फटीग हो गई है, तो वहां से जो मोटर यूनिट है उसके जरिए जो है, नर्व के जरिए ये इनहिबिटरी या प्रोटेक्टिव इम्पल्सेस जो हैं ये फायरिंग उसकी शुरू हो जाती हैं, और हेंस जो है यहाँ पे लोकल फटीग और मसल फटीग हो जाती है। Similarly, possibly a decrease in the conduction of impulses at the myoneural junction, which is actually myoneural junction से मुराद ये है
कि दिस इज मोटर यूनिट की बात हो रही है, कि जो मोटर न्यूरॉन आती हैं टाइप टू, दैट इज द अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर न्यूरॉन जो है ये स्पाइनल कार्ड से इंटीरियर हॉर्न सेल से शुरू होती हैं, और फिर यहाँ पे विदाउट इन साइनेप्स जो है ये डायरेक्टली मसल की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पर इनकी जो एक्सान होती हैं ये मोटर न्यूरॉन की, ये यहाँ पे फिर ब्रांचेस उनके बन जाते हैं, और हर एक ब्रांच जो है फिर यहाँ पे एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिसे हम कहते हैं, कि मसल लेयर के साथ एक जंक्शन बना लेता है। दैट इज एक्चुअली द केमिकल वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द केमिकल साइनेप्स। तो ये मायोन्यूरल जंक्शन या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है ये एक ही बात है। वहां पर जो इम्पल्सेस होती हैं उसमें भी जो है डिक्रीज आ जाती हैं, यानी न्यूरॉन से मसल की तरफ जो एक्साइटेटरी इम्पल्सेस होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, स्पेसिफिकली जो फास्ट ट्विच फाइबर्स है, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग स्लाइड। तो उस डिक्रीज अब जो कंडक्शन इम्पल्स उस पर डिक्रीज की वजह से भी यहाँ पे मसल और लोकल फटीग जो है हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि इसमें से हर एक अलग अलग हो, सम टाइम एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे ऑल आर चूंकि इंटरकनेक्टेड होते हैं, सो देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ these all these factor responsible for the muscle or the local fatigue. These are the different muscle fiber types and they are resistant to the fatigue. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ले तो सबसे पहले जो है रेजिस्टेंट टू फटीग है, कैपेसिटी कैपिलरी डेंसिटी है, एनर्जी सिस्टम है, डायमीटर है, ट्विच रेट है, मैक्सिमम मसल शॉर्टनिंग वेलोसिटी है। अब टाइप 1 की बात कर ले सो दे हैव द हाईएस्ट resistant to the fatigue. Usually, they are known as the posture muscles. उनको स्लो ट्विच फाइबर्स, स्लो ट्विच मसल कहा जाता है। ये दे आर इन टाइम, सपोज व्हेन वी आर स्टैंडिंग, व्हेन वी आर सिटिंग, तो ये मसल जो है दे आर इन एक्शन, हर टाइम उनमें टोन होती है। दे आर द टोनिक मसल भी इनको इसलिए कहा जाता है। और इनको स्लो ट्विच फाइबर्स भी कहा जाता है। And these type 1 slow twitch fibers are the tonic muscle or the posture muscles. They have the peak, they have the maximum resistant to fatigue in all types of muscle fibers. So jitne bhi muscle fibers hai, they can be divided into two, the type 1 and the type 2, and the type 2 is again redivided into further two types, the type 2A and 2B. अब टाइप 2A जो है ये that have some of the characteristics similar to the type 1, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली जो ट्विच रेट होती है और इनकी जो शॉर्टनिंग मसल मसल शॉर्टनिंग वेलोसिटी जो होती है, ये थोड़ी सी जो इसमें डिफरेंस होती है। बाकी रेजिस्टेंस ये भी टाइप 2A जो है ये भी काफी रेजिस्टेंस दे देता है टुवर्ड्स द दैट फटीग। सो जो टाइप 1 है दैट उनके मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ साथ उनकी जो कैपिलरी डेंसिटी होती है ये हाई होती है। और ये जो कैपिलरी डेंसिटी है टाइप 1 और टाइप 2 ये दोनों में हाई होती है। इस तरह एरोबिक रिस्पिरेशन जो है ये टाइप 2A एंड टाइप 1 दोनों ही यूज करते हैं। इसका डायमीटर छोटे, दे आर स्मॉल इन डायमीटर, इनका ट्विच रेट स्लो होता है, एंड उनका जो मैक्सिमम मसल शॉर्टनिंग वेलोसिटी ये भी स्लो होती है। On the other hand, type 2 है that shows some resistance to the fatigue, but less than the type 1 and more than the type 2B. So uh, we can say that there is intermediate resistance to the fatigue. The capillary density they are high. What does it mean? It mean कि वहाँ पे जो कैपिलरी की जो नेटवर्क होती हैं they are very complex, वहाँ पे नंबर ऑफ कैपिलरीज ज्यादा होती हैं, so there are huge number of capillaries which mean they are very dense. एनर्जी सिस्टम जो है इनका एरोबिक है, diameter of the type 2F fibers that is neither too large or too small, they are intermediate, and the twitch rate is fast and the maximum muscle shortening velocity is also fast. On the other hand, these are the muscle fibers जो बहुत जल्द जो है फटीग में हो जाती है, बहुत जल्द ये थक जाते हैं, और इसलिए ये
कम ड्यूरेशन के लिए जो एक्सरसाइज होती है उनमें यूज होती है, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये यूज नहीं की जा सकती। इनमें फटीग रेजिस्टेंस जो है ये बहुत कम हो जाती है, बहुत कम होती है इसमें। उनके लिए कैपिलरी डेंसिटी जो है ये कम होती है। दे यूज मोस्टली वर्क ऑन द एनारोबिक, बिकॉज उनकी जो होती है ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी वो 1 मिनट से कम होती है, बिकॉज उनमें चूंकि फटीग जल्दी हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई दे कैन बी नॉट मोर देन दैट 1 मिनट। मोस्टली जो है ये इनएरोबिक भी होते हैं। जैसे हमने कहा कि जो गाल्फ स्विंग है उसमें 97% एनारोबिक है, 3% एरोबिक है। तो सेम कहानी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर सपोज एक रिसर्च के मुताबिक जो बंदा वेट लिफ्टिंग ले लेता है, तो वहां पर फिर 98% जो है ये एनारोबिक होती है, एंड 2% एरोबिक उसमें हो जाते होती हैं इस पे। खैर, सो हम इस 98 को वी विल कंसिडर दैट कि देयर इज एनारोबिक एनर्जी सिस्टम, एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है। The diameter of these muscles they are too large, just because they are going to produce too much force शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा ये ज्यादा होगा। तो ज्यादा या हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्रोडक्शन के लिए दे शुड बी लार्ज इन डायमीटर, तब जाके जो है ये कम टाइम के लिए ज्यादा फोर्स जो है प्रोड्यूस कर सकेंगे। एंड दैट फास्ट स्ट्रेच रेट दे एक्चुअली इनकी जो कंट्रैक्शन होती है फास्ट होती है, दैट्स व्हाई उनमें रेजिस्टेंस जो है ये जल्द हो जाती है। And the maximum muscle shortening velocity that is also very fast, and much more fast than the type 2A and type 1. So these are the two muscles, the type 1, type 2, and again the type 1 जो है type 2 is again divided into 2A and 2B. Type 1 जैसे हमने कहा कि they are also known as the posture muscle, they are also known as the tonic muscles, they are also known as the slow twitch muscles. सही है। Usually they can maintain the posture for a long time, up to 30 minutes, 1 hour, 2 hour. These fibers they have they involved towards the aerobic metabolism, such as the type 2A fibers, which we have discussed in the previous slide. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Now the type 2 जो fibers होते हैं, they are also known as the phasic, they are the fast twitch, and they further divided into type 2A, type 2B. सो ऑलरेडी जो है हम ने डिस्कस किया है कि ये तब यूज होती हैं, सपोज दैट ग्रेड बर्स्ट ऑफ टेंशन जो यहाँ पे हो, जो हमने कहा कि चूंकि दे इनका डायमीटर जो है ये ज्यादा होता है, सो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टेंशन, ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स जो है ये प्रोड्यूस करेंगे, और यही फोर्स जो है दे विल एनेबल ए पर्सन टू लिफ्ट द एंटायर बॉडी वेट, or to lift, lower, push or pull a heavy load but fatigue quickly. आप सपोज हैवी वेट जो है बंदा उठा सकता है, सो इसको होल्ड करने के लिए ये नहीं कि भी होते तकरीबन जो है ये 1 2 3 4 मिनट के लिए होल्ड करेगा, एंड जस्ट लिफ्ट दैट वेट, इसको सिर्फ होल्ड कर देता है जस्ट फॉर 1 2 3 सेकंड्स, फिर इसको गिरा दे रहता है। सो दैट इज एक्चुअली द phasic or the fast twitch fibers. In these silent symptoms develop during resistance exercise, that is the time to decrease the load on the exercise muscle or stop the exercises and shift to another muscle group to allow the time for the fatigue muscle to rest and recover. Suppose आप एक चेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेक्टोरल मसल एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने सपोज वहां पे एक्सरसाइज कर दिया फॉर दैट 20 रिपीटिशन, एंड एक रिपीटिशन 2 सेकंड्स में होती है सपोज, तो आपकी 40 सेकंड के बाद ये आप इस मसल को छोड़ के आप फिर बाइसेप एक्टिव वर्कआउट करें। उसके अलावा जो है
फिर उसके बाद आप लोअर लिम्ब मसल एक्टिविटी करिए, यानी आप इस तरह अगर चेंज करते जाएंगे, क्योंकि ये लोकल फटीग होता है, इसलिए आप दूसरे मसल की तरफ जाएंगे तो इसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, और इस टाइम में जो है इनकी जो पोस्ट प्रोडक्शन है, जो डिक्लाइन हो चुकी होती है, जो फटीग इसमें हो चुकी है, ये रिकवर हो जाएगी, और ये एक्टिविटी के लिए दोबारा बिल्कुल फ्रेश जो है यहाँ पे बना होगा। सो ये जो टाइम टेकिंग है, या रेस्ट करनी है, या हमने शिफ्टिंग करनी है टुवर्ड अदर मसल, इट जस्ट allow that time for that fatigue muscle to rest and recover. Now, then another type of fatigue, which is actually known as the cardiopulmonary fatigue, or also known as the general fatigue, like the previous one was called as the local. This one is known as the general. And why it is general? वहाँ पे एक specific muscle जो use हो रहा था एक्टिविटी में, सिर्फ उसमें ये फटीग हो रही थी। यहाँ पे they will be diminish or decline in the response of all muscles of the whole body. सो यूजुअली यहाँ पे जब आप प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे मिसाल आप हाइकिंग करते हैं, तो हाइकिंग में आप 20 मिनट 30 मिनट हाइकिंग करते हैं, तो आप फिर बैठ जाते हैं, आप आपकी पूरी बॉडी जो है थक जाती है। अब वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या साइकिलिंग करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम आपकी पूरी बॉडी जो है एग्जॉस्ट हो जाती है, एंड यू नीड a rest. So that actually known as the cardiopulmonary or the general fatigue. It is related to the body's ability to use oxygen efficiently. And if the person is using um, oxygen and it produce more work, that will be less use of oxygen, and doing more work is known as the person is known as that he is having or she is having the highest या higher oxygen efficiency. और दूसरी तरफ एक बंदा है जो एनर्जी ऑक्सीजन कंज्यूम तो ज्यादा कर रहा है, लेकिन काम उतना नहीं कर रहा है, तो दैट मीन उसकी जो ऑक्सीजन एफिशिएंसी है ये कम है। कार्डियोपल्मोनरी जनरल फटीग जो है, दैट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एंड्योरेंस ट्रेनिंग, इज प्रोबब्ली caused by combination of the that following factor. ये जो लोकल फैक्टर हमने लोकल फटीग हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, so that is actually associated with the resistant training, and cardiopulmonary fatigue that is associated with the endurance training. Decrease in blood sugar, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्पेसिफिकली ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, हम वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या भी हम हाइकिंग करते हैं, तो वहां पे हमारी मसल जो है, मुसलसल जो है, या सपोज हमारी ब्रेन को तो ऑब्वियसली सिर्फ ऑक्सीजन ग्लूकोज ही चाहिए। हमारे मसल भी जो है दे यूज्ड ग्लूकोज फॉर द एनर्जी। ये फिर बाद में एक है कि जिसमें रिप्लेसमेंट हो जाती है बाय द फैटी एसिड, जो एक अलग मैकेनिज्म होता है कि वहाँ पे कुछ हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, कुछ डिक्रीज होते हैं, एंड दे जस्ट हैव एन इम्पैक्ट ऑन दैट, कि वो जो ट्राइग्लिसराइड उसके ब्रेक डाउन करके इसको शामिल कर ब्लड में फैटी एसिड को शामिल किया जाता है, व्हिच आर नोन एज द फ्री फैटी एसिड। ये इसको फिर कहा जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड, ये फिर एंटर हो जाती है यहाँ पे, पूरी बॉडी की सिस्टम इस पर लग जाती है। ये किस तरह जो है हम ऑक्सीजन जो सॉरी ग्लूकोज को जो है इसको स्टॉप करे, इसको बैन करे, ताकि ये इनसाइड द सेल इंटर ना हो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां तक ये पहुंच ना सके, और जो लिपिड्स है ये जो है वहां पर, अच्छा ओके, तो लिपिड जो है ये वहां पर ट्राइग्लिसराइड ये वहां पर पहुंच जाती है और इसको रिप्लेस करती हैं। ये सिर्फ इसी वजह से है कि ये जो ब्लड शुगर है इसकी लेवल जो है ये कम ना हो, यानी हाइपोग्लाइसीमिया जो है ये ना हो जाए, क्योंकि अगर अक्सर कभी इस तरह हो जाता है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया मीन द लेवल, हाइपो मीन कम, ग्लाइकोमीन ग्लूकोज, एंड इमिया जो है दैट मीन द ब्लड। सो ब्लड में जब ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है, तो अमूमन पर्सन जो है
अनकॉन्शियस तक भी जो है वो हो सकता है कि वो अनकॉन्शियस होके गिर जाए। सो दैट्स व्हाई वन ऑफ दैट कार्डियोपल्मोनरी जनरल फटीग, इससे पहले कि हम अनकॉन्शियस हो जाएं, हमारा ग्लूकोज लेवल जो है चूंकि कंटिन्यूसली डिप्लीट हो रही है, यूज हो रही है बाय द मसल, तो वहां पे ऑब्वियसली दे विल बी डिक्रीज इन द ब्लड शुगर। तो शायद इसी वजह से जो है फिर हम थक जाते हैं, कार्डियोपल्मोनरी फटीग हो जाती है। जब हमारी बॉडी में हमारे जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज होती हैं और ये सर्कुलेटिंग ग्लूकोज जो है ये खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद जो हमारे स्टोर फॉर्म में ग्लूकोज होता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, इसकी जो ग्लूकोगान के जरिए इसकी ब्रेकडाउन होती है एंड दैट फर्दर रिकन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज। जो कभी ये इंसुलिन ने इसको हाई एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया था, यही ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोगान के जरिए दोबारा से जो है ये मुसलसल जो उनके ग्लूकोज की जरूरत है, तो ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज प्रोवाइड कर देते हैं। तो आफ्टर सम टाइम ये जो ग्लाइकोजन के स्टोर्स होते हैं मसल में और लिवर में, इन स्टोर्स में भी डिक्रीज आ जाती है, एंड दैट मे बी वन ऑफ द रीजन फॉर दैट कार्डियोपल्मोनरी और द जनरल फटीग। Depletion of the potassium. Potassium is very important for the different function, and specifically it have a very crucial and important role in the nerve function, the neuron function impulse में, as well as it is very also important in the muscle contraction as well. तो अगर पोटाशियम जो है ये अवेलेबल नहीं है स्पेसिफिकली ऐसे, और जब ये एक बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेटिंग होती है, पसीना हमसे निकलता है। पोटाशियम इज वन ऑफ दोज मिनरल जो इस स्वेटिंग में या उस पसीना में हमसे एक्सक्रीट होती हैं। तो ऑलरेडी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो और पसीना तो उस पर डिप्लीशन पोटाशियम बॉडी में आ जाती है, पोटाशियम लेवल थोड़ी सी कम हो जाए, वो जो एनफ सफिशिएंट जो पोटाशियम वो अवेलेबल नहीं होती। और स्पेसिफिकली एल्डर पेशेंट में जहाँ पे उनकी नेचुरली जो है उनकी कुछ मिनरल्स वगैरह और विटामिन जो है इनकी डिक्लाइन आ जाती हैं, तो एजिंग की वजह से। तो ऐसे में अगर वो फिर आप उनको एक्सरसाइज कराते हैं तो उनकी वो जिल्द उनको थकावट होती है, वो जिल्द उनको जो है फटीग आ जाती है। उसके मुकाबले में जो यंग पीपल होते हैं, वो चूँकि उनमें स्टिल दे हैव ह्यूज अमाउंट कैपेसिटीज़ एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेशियम, सो दे कैन वर्क फॉर लॉन्गर टाइम। लेकिन उसमें भी जो है एक टाइम पहुँचेगा जब पोटेशियम जो है ये खत्म हो जाएगी या डिप्लीट हो जाएगा, कम हो जाएगी। सो इफ देयर इज डिप्लीशन ऑफ पोटेशियम, डिक्रीज इन द ग्लाइकोजन स्टोर, डिक्रीज इन द ब्लड शुगर, सो इनमें से या कॉम्बिनेशन ऑफ these two or these three, they can cause the cardiopulmonary or the general fatigue. अब थ्रेशोल्ड पर फटीग जो है ये एक्सरसाइज का वो लम्हा है जहाँ पे बॉडी जो है उस इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज को जो है ये सस्टेन नहीं रह सकता, और वो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे और ये एक आम सी बात है कि हमेशा तो एक्सरसाइज जो है ये बंदा नहीं कर सकता है, और ऑब्वियसली वो थक जाता है। सो जब वो थक जाता है, जब वो उसकी जो इंटेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, जब उनका थ्रेशोल्ड पहुंच जाता है, so that is actually known as the threshold for the fatigue. So you may also call as the lactate threshold. A patient threshold for the fatigue could be noted as the length of time, and after 1 minute, 2 minute, 3 minute, after how much time. तो एक तो इसमें भी जो है क्या जाता है कि कितने टाइम के बाद जो है इनका थ्रेशोल्ड जो है पहुंच गया। कंट्रैक्शन इज मेंटेन, या जो है नंबर ऑफ रिपीटिशन, 3 रिपीटिशन के बाद, 10 रिपीटिशन के बाद, या 9 रिपीटिशन के बाद, इस तरह। सो ये जो है दोनों में नंबर ऑफ रिपीटिशन या दिन ऑफ टाइम दोनों की बेस पे जो है ये थ्रेशोल्ड जो है मेजर किया जा सकता है। अब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं which have an impact on this fatigue, and these may be the health status, दैट मे बी द डाइट, जैसे अभी हमने कहा कि सपोज
ऑलरेडी द पर्सन इज न्यूट्रिशनली जो है पोटेशियम डेफिसिट, तो फिर उसको जो है ये ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड जल्दी होगी उनमें, ये फटीग जो है ये जल्दी होगी। सो इसी तरह लाइफस्टाइल एक्टिव है, जैसे हमने कहा कि सब द पर्सन इज टू एक्टिव, तो उसमें जो है ये थ्रेशोल्ड जो है ये फॉर द फटीग ये बहुत टाइम के बाद आएगा। On the other hand, if he or she is a sedentary, तो ऑब्वियसली वो एक 2 3 4 मिनट के बाद शायद वो थक जाएगी, थक जाएगा। सो ये जो लाइफ स्टाइल है, द लेवल ऑफ एथलीट है, स्टेटस ऑफ द एथलीट है, इस तरह जो हेल्थ स्टेटस है, डाइट है, ये तमाम के तमाम जो है दे हैव अ वाइटल रोल एंड दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फैटिग। And patient with neuromuscular, cardiopulmonary, oncologic, inflammatory, or psychological disorders, the onset of fatigue is often abnormal and unpredictable. Might be वो जो है वो ज्यादा जल्दी आ जाती है। तो oncologic mean the person who is having some cancer tumor, so that patient जो है that is actually known as the oncologic disorder. Oncology, the study of cancer, is known as the oncology. Inflammatory है, psychological mean उनको कुछ सपोज डिप्रेशन का शिकार है या इस तरह स्ट्रेस का शिकार है, एंजाइटी है, उसको तीस आल आर दो, या उनकी माइंड जो है उसमें न्यूरल फिटिक जिसे हम कहते हैं बट सम टाइम, तो साइकोलॉजिकली जो है ये एक डिसऑर्डर उसको है, तो उसमें भी जो है फिटिक की दैट विल बी नॉर्मल बंदी से उसमें शायद जल्दी होगी यानी नॉर्मल आंसर होगी। For instance, occasionally it may occur abruptly, more rapidly, or at predictable intervals. मिसाल के तौर एक डिजीज ले लेते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें एक्चुअली मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इसके इर्द गिर्द जो इंसुलेटिंग मटेरियल होती हैं दैट इज नोन एज द, और ये जिस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, तो वही माइलिनेशन जो है जो ये मोटर न्यूरॉन जो है इसके इर्द गिर्द होती है श्वान सेल, तो ये मोटर न्यूरॉन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, इनकी जो माइलिनेशन होती है ये लॉस हो जाती है, ये डीजेनरेशन of the myelination of the motor neuron in the peripheral nervous system is known as the multiple sclerosis. तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अगर एक पेशेंट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो या एमएस जब वो सुबह उठता है तो बिल्कुल ठीक ठाक होगा, बिल्कुल आराम, पूरी उसकी मसल स्ट्रेंथ भी काफी होगी, फंक्शन नॉर्मल होगा और बिल्कुल सही तरीके से वो अपनी ड्यूटी की तरफ, अपने ऑफिस की तरफ, अपने जो घर से बाहर एक्टिविटी ये कर सकेगा। और जैसी मिड डे पहुंच जाती है तो वहां पर उसको एक पीक लेवल जो है थकावट महसूस होगी, उसको एक पीक लेवल पे एग्जॉस्ट होगा, वहां पे उसको मैक्सिमम फटीग होगी और कम उसके बॉडी वीकनेस जो है, मसल वीकनेस जो है, ये होगी। और जैसी आगे फिर शाम हो जाती है तो दोबारा से जो है फिर उनकी जो ये थकावट है ये खत्म होती है, हो जाती है, फटीग डिमिनिश हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, और उनकी जो मसल स्ट्रेंथ थी जो सुबह के टाइम थी वो वापस आ जाती है, रिटर्न आ जाती है। सो इसी तरह जो है ये इस तरह की कहानी एक आम बंदे में नहीं होगी, तो इसलिए ये जो इट इज वन ऑफ दैट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, तो सॉरी न्यूरोलॉजिकल, तो ये जैसे हमने कहा कि पर्सन जो है जिनमें न्यूरोमस्कुलर है, कार्डियोपल्मोनरी है, अंकोलॉजिक, इंफ्लेमेटरी है, साइकोलॉजिकल, तो इनमें जो है ये ऑनसेट ऑफ फटीग जो है ये एबनॉर्मल होती है। और जस्ट लाइक ये देखिए जैसे एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, देयर इज नो सच fatigue in the morning, then at the midnoon afternoon there will be maximum fatigue, and in the evening again till the next morning there will be no such fatigue. कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे आउटसाइड और रूम टेम्परेचर, एयर क्वालिटी, एल्टीट्यूड, ये भी जो है इसको इम्पैक्ट कर देते हैं, इसका इन्फ्लुएंस होता है कि फटीग जो है ये कितनी जल्दी हो जाती है, या हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द रिकवरी फ्रॉम द एक्सरसाइज। आप अगर यहाँ पे, अगर आप देख कि आउटसाइड रूम टेम्परेचर जो है
तो इसमें व्हेन देयर इज टू मच हॉट टेम्परेचर, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक तो टेम्परेचर बाहर भी ज्यादा होता है, और एक हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो देयर इज टू मच एनर्जी प्रोडक्शन। तो ऐसे में होता क्या है कि बॉडी को कूल करने के लिए ब्रेन जो है ये ब्लड सप्लाई को उसके रीडायरेक्ट करेगा, उसके डायरेक्शन जो है टुवर्ड स्किन लेके जाएगा। टुवर्ड स्किन इसलिए लेके जाएगा ताकि वहां पे ये कूलिंग इफेक्ट जो है ये हो सके। तो जब ब्लड की कंसंट्रेशन, जो ब्लड फ्लो कंसंट्रेशन है ये टुवर्ड्स द स्किन चली जाती है, तो ऑब्वियसली फिर दैट माइट बी सफिशिएंट ब्लड जो है टुवर्ड्स द मसल ये अवेलेबल ना हो, तो वहां पर भी जो है जल्दी यानी आम जो नॉर्मल सीजन की बनिस्बत जो हार्ट टेम्परेचर है या उसमें ह्यूमिड टेम्परेचर में चूंकि पसीना बहुत ज्यादा, when there is too much humidity, तो वहां पर पसीना जो है ये बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे में भी जो है फटीग जो है, जिसमें जैसे हमने कहा कि पोटाशियम डिप्लीशन होती है, एक्सक्रीशन होती है स्वेट में, तो जब स्वेटिंग ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली देयर में बी वन ऑफ दैट रीजन फॉर द फटीग। इसी तरह अगर टू मच कोल्ड है, यानी वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है बाहर, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी बॉडी की जो मसल्स है, इनकी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, रेट एंड कैपेसिटी ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी है, उनकी जो कंट्रैक्शन है ये थोड़ी सी कम हो जाती है, और इसकी वजह से भी जो है माइट बी थ्रेशोल्ड फॉर द फटीग जो है ये जल्दी पहुंच जाएगा। इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं इन द दैट व्हेन देयर इज टू मच कोल्ड आउटसाइड। जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो इंजरी की चांसेस, स्ट्रेन की चांसेस ये ज्यादा होते हैं, और वो प्रोडक्शन ऑफ द मसल जो है उतनी ज्यादा नहीं होती जितना जो है ये एक गर्म मौसम में होती है। तो ये जो आउटसाइड और रूम टेम्परेचर जो है ये हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर दोनों जो है दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन दैट फटीग। एयर क्वालिटी जो है, सपोज आप बाहर चले जाते हैं और देयर इज सपोज पोल्यूशन है वहां पे ज्यादा है, और उसकी वजह से या डस्ट है, तो दैट में आल्सो हैव में प्रॉब्लम आपके पल्मोनरी सिस्टम हो, जिसकी वजह से आपको क्वालिटी ऑक्सीजन जो प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सो दैट में अगेन हैव सम प्रॉब्लम विद द एक्टिविटी जो फटीग हो सकती है। हाई एल्टीट्यूड पे तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की जो कमी कंसंट्रेशन ये कम हो जाती है, सो ऑब्वियसली उसका पार्शियल प्रेशर ये कम हो जाएगा, और जब एक्सटर्नल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इनहेल दैट ऑक्सीजन इनसाइड द लंग्स। और इसलिए वहां पे हम हाई एल्टीट्यूड पे जो हाई लेवल एक्सरसाइज है या जो हाई एग्जैजरेटिव एक्सरसाइज है ये नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए ऑक्सीजन ज्यादा दरकार होती है और उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, और जो अवेलेबल है उसको भी जो है हम वर्कआउट ऑफ द ब्रीथिंग ज्यादा कर भी ले तो भी जो है इसको बड़ी मुश्किल से इनहेल कर लेते हैं। तो ऐसे में भी जो है देयर इज इम्पैक्ट ऑन द fatigue, onset of fatigue, as well as recovery from the that fatigue symptoms after that exercise. अच्छा, रिकवरी फ्रॉम एक्सरसाइज जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं कोई भी, चाहे वो एथलीट की ट्रेनिंग हो या पेशेंट की हम एक्सरसाइज करते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसमें से थोड़ा सा हमने रेस्ट लेनी है। हमने उसमें थोड़ा सा जो है इसमें सपोज हमने 30 रिपीटेशन करनी है, सो वी में डिवाइड इनटू 3 सेट्स, और हर सेट में ये 10 टाइम करेगा, और उसके बाद फिर 2 3 4 सेकंड जो है ये रेस्ट ले लेगा, फिर दोबारा से जो है ये 10 रिपीटेशन करेगा, फिर थोड़े से 2 3 सेकंड रेस्ट करेगा। तो ये ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम उसको कहें कि आप एक ही सेट में 30 रिपीटेशन करें। उसकी वजह ये होगी कि माइट बी द पेशेंट may be unable to complete that 30 repetition, लेकिन वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, और जब वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली उनकी मसल्स फटीग में जा सकती है और इनको मसल इंजरी जो है हो सकती है। सो दैट्स व्हाई हमने इनको
इतना सा टाइम देना है कि उनको फटीग ना हो, और अगर इस तरह की एक्सरसाइज कर भी लें कि जिसमें हमें पता चल जाता है कि ना वो अभी फटीग हो गई है, तो फिर इसको एक रेस्ट देनी चाहिए। और ये रेस्ट जो है एक्चुअली न सिर्फ ये कि उसकी फंक्शन को रिकवर कर लेंगे, बल्कि नेक्स्ट टाइम पे जब ये एक्सरसाइज करेगा तो वहां पर उसकी जो इंजरी है उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और ये जो रेस्ट है, ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्ट, या वी कैन से दैट जो ये ब्रेक डाउन है या यहाँ पे सीजिंग है द एक्टिविटी, दैट मे बी द इंट्रा सेशन और द एंटर सेशन। अब इंट्रा का मतलब है कि विद इन, जो अभी हमने जो आपके सामने एग्जांपल डिस्कस की कि 30 रिपीटिशन एक एक्सरसाइज एक पेशेंट को आपने करानी है कि आप 30 रिपीटिशन करें, तो बजाय इसके कि आप उससे 30 रिपीटिशन एक सेट में करें, आप 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 या 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 करें। तो ये जो आप एक सेट के और दूसरे सेट के दरमियान जो 2-3 सेकंड्स का रेस्ट दे देंगे, दैट इज एक्चुअली नोन एज द इंट्रा सेशन रेस्ट। एक होता है एंटर सेशन। एंटर सेशन का मतलब ये होता है कि सपोज आज उसने एक्सरसाइज किया, अब उसने ट्रेनिंग, उसने रेजिस्टेंट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल जो आज का सेशन पूरा कंप्लीट हो गया, फिर आप उनसे कह दे कि आप कल रेस्ट कर ले और आपने अल्टरनेटिव डे पे आना है, तो ये जो आपने पूरा एक दिन का रेस्ट दे दिया और फिर उसको आपने अगले दिन फिर बुला लिया, तो दैट इज एक्चुअली नोन इज द एंटर सेशन रिकवरी और द एंटर सेशन रेस्ट। और अमूमन अच्छा जो लिटरेचर है ये यही रिकमेंड करता है कि एटलीस्ट जो हेवी एक्सरसाइज होती है या इस तरह के रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, एटलीस्ट जो है 2 डेज जो है इसकी रिकवरी के लिए देनी चाहिए। और 2 days to 3 days यानी 48 आवर्स से 72 आवर्स तक इनको एक रिकवरी के लिए टाइम देने चाहिए, ताकि उसकी जो लैक्टेट है ये भी एक्सक्रीट हो सके और उसकी जो लैक्टिक एसिड है ये भी बॉडी से रिमूव हो सके, उनकी मसल दोबारा से जो है नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए बिल्कुल तरोताजा हो जाए। सो दैट्स व्हाई उनको, उनके लिए ये रेस्ट बहुत जरूरी है। न कि हम उनसे कहें कि आपने 7 डेज ऑफ द वीक जो है आपने रोजाना के बेस पर रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है रोजाना के बेस पर, ऑब्वियसली इट विल मेक प्रॉब्लम्स फॉर द पेशेंट। So after vigorous exercise, the body must be given time to restore itself to a state that existed prior to the exhaustive or comprehensive exercise. अब ये हो सकता है 2 to 3 मिनट्स हो सकता है, या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसमें चूंकि ज्यादा का इतना इम्पैक्ट इसलिए नहीं होगा कि मोस्टली जो पहला मिनट है, जो रिकवरी पहले मिनट में होती है ये सबसे ज्यादा होती है। और जैसे आगे सेकंड मिनट पे फिर थर्ड मिनट पे, तो इसमें जो इंटेंसिटी होती है रिकवरी की ये फिर कम हो जाती है। सो दैट्स व्हाई 2 to 3 मिनट जो है there would be enough. Yeah, 3 to 4 minutes they will be enough. अब जो चेंजेस जब ये रेस्ट एथलीट है या पेशेंट है, जब उनको आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में इनको आप एक रेस्ट दे देते हैं, तो इस रिकवरी में जो चेंजेस आते हैं उस चेंजेस में ये है कि उनकी जो ऑक्सीजन डिप्लीशन हो गई है, उनकी स्टोर जो है ये दोबारा से रिप्लेनिश हो जाती है, रीलोड हो जाती है। उनकी जो ग्लाइकोजन स्टोर्स है ये दोबारा से जो है रिप्लेनिश हो जाती है, एनर्जी स्टोर दोबारा से रीलोड हो जाते हैं। लैक्टिक एसिड इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्केलेटल मसल एंड ब्लड विद इन अप्रोक्सीमेटली 1 आवर आफ्टर द एक्सरसाइज। और यही आपने देखा होता है कि जैसे आप सॉकर देखें ना, फुटबॉल, वहां पे एक सेशन हो जाती है, एक हाफ हो जाती है, फिर वहां पे तकरीबन 15 मिनट का एक ब्रेक होता है, उसके बाद हाफ, दूसरी हाफ शुरू हो जाती है। इस तरह अगर आप बॉलर देखिए, जो बॉलर फेंकते हैं तो 6 बॉल फेंकने के बाद फिर वो फील्डिंग पे चला जाए, दूसरा बॉलर आ जाता है। तो ये इसी वजह से था, क्योंकि अगर कंटिन्यूस एक बंदा 20, 25, 30 बॉल फेंकेगा तो इसको ऑब्वियसली इंजरी भी हो सकती है, और प्लस उसकी आगे जो लंबे टाइम तक जो है, लंबे उस पूरी दिन जो है और फिर बॉलिंग नहीं कर सकेगा। तो इसलिए ये रेस्ट जो है, ये रिकवरी ये बहुत जरूरी है।
अच्छा, ये ओवर ट्रेनिंग हमने इतनी भी नहीं देनी है कि हमने इतना एक्सरसाइज नहीं कराने कि भाई हम कहें कि भाई टू मच ट्रेनिंग जो है दे विल लीड टू द हाईएस्ट एंड गुड रिजल्ट्स। तो इसी चक्कर में अक्सर जो है पेशेंट्स हम जब ये रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो वहां से उनकी ओवर ट्रेनिंग हो जाती है, ओवर हो जाती है। और अगर इन केस इस तरह की कंडीशन हो जाती है सो दे ऑब्वियसली दे विल लीड टुवर्ड द वीकनेस। इसलिए ये सफिशिएंट रेस्ट इंटरवल जो है ये इनको देना बहुत जरूरी है। इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए कि पेशेंट जो है इसको हम एक प्रोटोकॉल जो है ये डिफरेंट शिफ्ट्स में डिवाइड करें। उसको जितना उसके जिस तरह हमने कहा कि मल्टीपल फैक्टर्स है, अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर सके कि 70 ईयर अब एज है और 20 ईयर अब एज है, दोनों तरफ एक तरफ 20 साल है, दूसरी तरफ 70 साल है, तो आप एक ट्रेनिंग जो है एक एक्सरसाइज दोनों को दे रहे हैं। सो माइट भी ये 30 रिपीटिशन 20 ईयर बंदे के लिए पेशेंट के लिए माइट नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन 70 ईयर ओल्ड पेशेंट के लिए शायद ये बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए इसका भी बहुत ख्याल रखना है कि एक उनकी जनरल जो हेल्थ स्टेटस है, अगर एक बंदे काफी बल्कि है, ऑलरेडी एथलीट है, उन्होंने पहले से एक्सरसाइज की है, उनके मसल काफी साइज में है, उनके मसल मास ज्यादा है, तो शायद उसको फटीग इतनी नहीं होगा और रो 30 रिपीटिशन एक उसमें सेट में कर सकेगा। सेम एज वाला पर्सन बट उनकी मसल मास कम है, उनके अपने हेल्थ स्टेटस वीक है, उनके मसल ऑलरेडी वीक है, तो अब ऐसे में जो है फिर हमने ख्याल रखना है कि न सिर्फ एज बल्कि इवन जेंडर वाइज भी देखें। इफ द मसल एज जो है और ये भी सिमिलर है, कंडीशन भी सिमिलर है, फिर भी जो है देयर इज डिफरेंस बिटवीन द मसल एंड स्ट्रेंथ एंड बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये जेंडर है, एज है, हेल्थ स्टेटस है, कंडीशंस है, सिविरिटी है डिजीज की, इन तमाम फैक्टर्स को जो है ये देखना चाहिए और इसके बाद जो है फिर प्रोटोकॉल जो है बनानी चाहिए। अब एज जो है दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर हम एज ए थेरेपिस्ट इफ वी हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट चेंजेस इन विच इन मसल में होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें ना तो ये हमारे लिए फिर प्रोटोकॉल बनाना जो है ये आसान रहेगा उसमें कि हमने कौन सी एक्सरसाइज एक 70 एक 80 ईयर ओल्ड पेशेंट के लिए देनी चाहिए जब उनको हम रेजिस्टेंट ट्रेनिंग देते हैं, और how we can construct a protocol, how we can formulate a protocol for the patient with who is 20-22 year old athlete, और उसके लिए हम एक रेजिस्टेंट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल जो है ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है एज जो है इसको समझना बहुत जरूरी है। अब अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि जो इन्फ्लुएंसी होती है या अर्ली चाइल्डहुड आप इस कह सकते हैं, तो एट बर्थ द मसल काउंट फॉर अबाउट 25% ऑफ द बॉडी वेट, और जैसी-जैसी जो है आगे उसकी एज बढ़ती है, सो इसमें जो है देयर विल बी इंक्रीज इन द नॉट ओनली इन द मसल मास बल्कि उसकी स्ट्रेंथ में भी जो है इंक्रीज आएगी। सो टोटल नंबर ऑफ मसल फाइबर्स दैट एस्टैब्लिश prior to or early during the infancy तकरीबन कंप्लीट हो जाते हैं। Postnatal change in distribution of type 1, type 2 fibers in muscle are relatively complete by the end of the first year of life। तो जहाँ जहाँ पे टाइप 1 ये नहीं है, जहाँ पे टाइप 2 है ये तकरीबन कंप्लीट हो जाती है। मसल फाइबर साइज एंड मसल मास इंक्रीज लीनियरली फ्रॉम इन्फेंसी टू द पुबर्टी। लीनियरिटी का मतलब ये है कि एक कांस्टेंट रेट के साथ कि हर साल जो है गुजरने के साथ दे विल बी इंक्रीज, हर साल के बाद दे विल बी इंक्रीज। तो टिल दैट पुबर्टी 16 to 18 ईयर एज वहां पे, या 16 या 14 से लेकर इस तक यहाँ पे देयर विल बी लीनियर इंक्रीज इन द मसल, नॉट ओनली द मसल फाइबर साइज बल्कि उनके मास जो है और उनकी स्ट्रेंथ में भी जो है दी विल बी लीनियर इंक्रीज। Muscle strength and muscle endurance they also increase linearly with chronological age in boys and girls throughout the childhood until the puberty. Muscle mass, absolute and relative. There are two types of muscle mass. One is known as the absolute, the other is known as the relative। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि आप
जो सपोज बाइसेप है, तो बाइसेप की मेजरमेंट की जाती है कि हाउ मच किलोग्राम ऑफ द बाइसेप इज। तो ये मुख्तलिफ जैसे MR सिस्टम है, या इस तरह की और भी बहुत सारी सिस्टम, एक्सरे, यूजिंग एक्सरे, कि जो हमारी मसल मास जो है ये मेजर कर देते हैं पाउंड में या किलोग्राम में। तो ऐसे में हम एग्जैक्ट मास जो है, जो किलोग्राम और पाउंड में हम मेजर करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द प्रोपोर्शन विद द बॉडी साइज। एक बंदा जो है हेवी है, कमजोर है, उससे कोई प्रोपोर्शन, जस्ट उस मसल मास in kilogram and pound, they will be called as the absolute muscle mass. Relative muscle mass जो है, sometime it is, ये basically express with a percentage में, और इसको एक रेशियो दिया जाता है इसका बॉडी के साथ, यानी जो बॉडी साइज है ये उसमें आ जाती है, उसका इम्पैक्ट उसमें होता है। सो दैट इज एक्चुअली देन नोन एज द रिलेटिव मसल मास। सो ये दोनों जो एब्सोल्यूट या रिलेटिव दोनों मसल मास जो है या मसल स्ट्रेंथ जो है, that just slightly greater in boys and then girls। जिससे हमने स्टार्ट में भी कहा था कि बॉयज में क्योंकि ये मसल जो स्ट्रेंथ है और उनकी जो मसल मास है ये थोड़ी सी ज्यादा होती है बॉयज में देन द गर्ल्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू द puberty। Training induced strength gains occur equally in both genders, both sexes during childhood without evidence of hypertrophy until the puberty। Puberty में फिर क्या होता है? Now there is very quick and rapid acceleration in muscle fiber size and muscle mass, especially in boys. And during puberty, muscle mass increase more than 30% per year. Rapid increase in muscle strength in both genders, both sexes, and there is marked difference in the strength level developed in both the boys and girls। And boys, the muscle mass and body height and weight peak before muscle strength। और इसका अपोजिट जो ये गर्ल में होता है, यानी बॉयज में जो है मसल मास और बॉडी हाइट जो है ये सबसे पहले ये मैक्सिमम हो जाते हैं। उसके बाद मसल स्ट्रेंथ जो है ये मैक्सिमम यानी अपनी उरूज पर पहुंचती हैं। जबकि गर्ल्स में सबसे पहले स्ट्रेंथ जो है ये मैक्सिमम पीक जो है उनको पहुंच जाती है, और उसके बाद बॉडी वेट। The relative strength gain is the result of resistant training are comparable between the two sexes with significantly greater muscle hypertrophy in boys। That rate of hypertrophy जो है ये boys में ज्यादा होती है as compared to the girls। अब यहाँ पे हम एज की दूसरी कैटेगरी की बात करें, जो सपोज मिडिल एडल्टहुड है या यंग एज है, तो वहां पे muscle mass they peak in women between 16 to 20 year of age, while in men जो है यहाँ पे that is peak जो है that is between 18 to 25 years of age। So again there is difference between the two genders। Their decrease in muscle mass occur as early as 25 year of age। उसके बाद there is decline start हो जाती है muscle mass में। Decreased muscle mass constitute approximately 40% of the total body weight ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड। जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि जब अर्ली चाइल्डहुड में वहां पे 25% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, यहाँ पे एट दिस टाइम दैट इज 40% ऑफ द टोटल बॉडी वेट ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड, with men having slightly more muscle mass than the women। The strength continues to develop into the second decade, specifically in men। Muscle strength endurance that reach peak during the second decade earlier for women than men। क्योंकि वहां पे फिर मेन जो है उनकी जो इंक्रीज है, या वी कैन से दैट जो उनकी पीक है सेकंड डिकेड में, ये मेन में थोड़ी सी लेटर आती है, जबकि पीक जो है वुमेन में ये मेन से पहले पहुंच जाती है। बाय By sometimes in the third decade, strength declines between 88% to 10% per decade through the fifth or sixth decade, and then strength and muscle endurance deteriorate less rapidly and physically active versus sedentary adults। तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट है कि जो एक्टिव होते हैं उनमें यूजुअली जो मसल एंड्योरेंस डिटीरिएशन है ये बहुत डिले का होती है। यानी ये वजह है कि जो एक्टिव लोग होते हैं वो 60 70 80 ईयर की एज में भी जो है दे कैन वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, और
और ये जो कहा जाता है कि पुराने ज़माने में लोग चूँकि ज़्यादातर मैनुअल काम करते थे खेतों में, तो इसलिए 60, 70, 80 तक जो है वो एक्टिव होते थे। अब चूँकि हमारी पूरी लाइफ़ मशीनिक लाइफ़ हो गई है, सब कुछ जो है आसान हो गया है, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो इवन और जो 60 70-80 वाला जो है, अब हम 50-60 पे जो है यहाँ पे वो एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है। तो ये भी जो एंड्योरेंस हमारी न सिर्फ एंड्योरेंस बल्कि स्ट्रेंथ भी जो है कम हो जाती है। सो दी स्ट्रेंथ एंड मसल एंड्योरेंस जो डिटोरेशन है, ये लेस रिपीट होगी उन बंदों में जो एक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू दोज़ जो इनएक्टिव होंगे। Improvement in strength and endurance are possible with only a modest increase in physical activity. लेट इट डाउन की अगर बात कर ले तो यहाँ पे जो डिक्लाइन है ये कंटिन्यू रहेगी और अब ये थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाएगी। यानी पहले जहाँ पे डिक्लाइन था दैट वाज़ 8 टू 10%। लेट एडल्टहुड में अब डिक्लाइन जो है ये 15 टू 20% हो जाएगी इन द 6th एंड 7th डिकेड। जबकि फिर जो इसके बाद वाले डिकेड आ रहे सपोज़ 8 एंड 9 उसमें 30% जो है पर 10 ईयर जो है ये मसल मास इंक्रीज़ होते हैं। Loss of muscle mass continues by the 8 decades. Skeletal muscle mass has decreased by 50% compared to the peak muscle mass during the young adulthood. About that towards the another, which is the psychological factor. और इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं और आपने अक्सर ये सुना होगा कि मैच जब एक हम जीत जाते हैं तो इनकी मोराल बुलंद है, तो ये मोराल बुलंद होना ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है साइकोलॉजिकल। और अगर इसमें जब इनकी मोराल जो है ये डाउन हो जाता है तो देन दे आर वेरी प्रोन टुवर्ड इंजरी एज वेल। तो ये जो इनका कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इनका भी जो है उनकी एग्जीक्यूशन ऑफ दैट एक्टिविटी, उनकी परफॉर्मेंस पे जो है एक इम्पैक्ट होता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। So, following condition can adversely affect the ability to develop or sustain sufficient muscle tension for execution। और क्या-क्या हो सकते हैं? उस बंदे को जो है डर है कि मुझे पेन होगा या मुझे इंजरी हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो है उसकी जो मसल टेंशन है उस लेवल का जो फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है या उसकी जो अपनी कैपेसिटी है वो फिर प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसी तरह उसको री इंजरी के खतरा होता है कि ऑलरेडी उनको इंजरी हो चुकी है, तो फिर भी मसल जो है वो मैक्सिमम लेवल ऑफ जेट टेंशन जो प्रोड्यूस नहीं करेगा या जो है इनको री इंजरी के चांसेस जो है ये डर से जो है इसकी मसल जो है दे विल बी नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टेंशन। Similar depression related to the physical illness, impaired attention or memory as the result of age or head injury the side effects of medication, ये तमाम जो है they will have decrease in the tension production by the muscle. So that is very crucial, the attention, and patient must be able to focus on a given task to learn how to perform it correctly. And this attention that involves the ability to process relevant data while screening out the irrelevant information from the environment, at the same time to respond to internal cues from the body as well. Motivation and feedback, specifically the feedback that is very necessary. A patient must be willing to put forth and maintain sufficient effort because this feedback that is a very positive impact on the performance and execution of the patient. So these are some of the adaptation जो हम डिस्कस कर रहे थे आपको स्टार्ट में जब हम अजूब टू डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन टू द रेजिस्टेंस एक्सरसाइज और हम रेजिस्टेंस के साथ-साथ जो है एंड्योरेंस ट्रेनिंग की भी कंपैरिजन करेंगे। तो अगर स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर देखें तो व्हेन देयर इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो यहाँ पर हाइपरट्रॉफी होती है और ये हाइपरट्रॉफी जो टाइप 2 फाइबर्स होती हैं उनमें ये हाइपरट्रॉफी ज़्यादा होती है जबकि कुछ मसल फाइबर्स में हाइपरप्लेजिया भी होती हैं। 80% 80 टू 85% ऑफ द मसल मास जो है इंक्रीज होती है जो स्ट्रेंथनिंग में दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइपरट्रॉफी एट द सेम टाइम 20% जो है
15 to 20% increases because of the hyperplasia. तो ये दोनों दोनों की possibility है, but mostly the size of the muscle in the strengthening that is actually increased due to the hypertrophy, which means the size of each cell increases. While hyperplasia में the number of cell increases, वहां पर size increase नहीं होता, बल्कि 4 8 हो जाते, 8 16 हो जाते हैं, so the number of cell जो है ये increase हो जाती है। इसी तरह जो है फाइबर टाइप कंपोजिशन जो होती है मोस्टली ये टाइप रिमोडलिंग ऑफ द टाइप 2b टू टाइप 2a एंड देयर इज कॉमनली नो चेंज इन द टाइप 1 टू टाइप 2 डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली कैपिलरी बेड डेंसिटी जो है इसमें या तो डिक्रीज होगी एंड इफ देयर इज नो डिक्रीज सो देयर विल बी नो सच चेंज। माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी एंड वॉल्यूम डिक्रीज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी एंड वॉल्यूम क्यों डिक्रीज होती है। हमने स्टार्ट में कहा था कि जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है तो मोस्टली इसमें एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है, इसमें एनारोबिक सोर्सेज होते हैं और एनारोबिक सोर्सेज के लिए चूंकि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है, तो they don't rely on the oxygen, they don't rely on the mitochondria और यही वजह है कि इस तरह की जो फास्ट ट्विच फाइबर्स है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर होती है ये इतनी नहीं होती, they have less amount of mitochondria, so the volume and density of the mitochondria that decreases because they will be used, they will be more higher proportion of the fast twitch fibers, the type 2 fibers, and that's why there will be decrease in the mitochondria density and volume. यही कंसेप्ट अगर हम इधर उस पे अप्लाई करें एंड्योरेंस ट्रेनिंग में, क्योंकि वहां पर मोस्टली एरोबिक से एनर्जी स्टोर यूज होती, एनर्जी यूज सोर्स यूज होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है एंड दैट्स व्हाई दे हाईली रिलाई ऑन द ऑक्सीजन and they highly rely on the mitochondria, so that's why there is more proportion, more involvement of the type 1 fibers, and the type 1 fibers they have high amount of mitochondria. So इसलिए when the person is involved in the endurance training, so one of the adaptation is that the that person जो उनको, क्योंकि उनको चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत ज्यादा है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए जो चेंजेस उसमें आते हैं, जो एडाप्टेशन एंड्योरेंस ट्रेनिंग में आते हैं, सो बॉडी में द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड डेंसिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वॉल्यूम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों जो है इंक्रीज होगी। इसी तरह कैपिलरी बेड डेंसिटी जो है ये भी इंक्रीज होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है ये रिसीव कर सके फ्रॉम दैट वन ईयर टू अनदर, सो दैट्स व्हाई द कैपिलरी बेड जो है डेंसिटी ये इंक्रीज होती है। ऑन द अदर हैंड जो वहां पे या तो देयर विल बी नो चेंज या डिक्रीज होगी। हाइपरट्रॉफी जो है चूंकि यहाँ पर रेजिस्टेंट ट्रेनिंग नहीं होती, सो इसलिए देयर में बी नो सच हाइपरट्रॉफी, और ये अगर होती भी है सो बहुत बहुत कम जो है हाइपरट्रॉफी होती है इन द एंड्योरेंस ट्रेनिंग। अब न्यूरल सिस्टम की बात कर ले तो यहाँ पे मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट जो है ये इंक्रीज होती है। जैसे मिसाल वी कैन से दैट कि वहाँ पे रिक्रूटमेंट अब मोर एंड मोर मोटर यूनिट, वहाँ पे द नंबर ऑफ जो मोटर यूनिट फायरिंग है ये इंक्रीज होती है। न सिर्फ ये कि उनकी नंबर इंक्रीज होती है बल्कि उनकी जो रेट ऑफ फायरिंग है यानी ये भी इंक्रीज होती है। और कैसी इंक्रीज होती है? बाय डिक्रीजिंग द कंट्रैक्शन टाइम, जो ट्विच कंट्रैक्शन टाइम है ये इसको जब डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली उनके रेट ऑफ फायरिंग जो है दे विल बी इंक्रीज्ड। इस तरह उनमें जो मोटर यूनिट है एक सपोज एक एक्टिव होता है, फायर करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो जब ये इनके जब डिसिंक्रोनाइज होंगे तो द एंड जो इसका समराइज या सम इफेक्ट होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। अगर ये सिंक्रोनाइजेशन इनकी हो जाती है सो जब इनकी सबमिशन होगी so they will be a strong strong firing of that motor unit. So that's why the is strength training, one of the adaptation is there is increase in the synchronization of the firing of these motor unit. So motor unit recruitment ज्यादा होती है और rate of firing ज्यादा होती है and synchronization of firing जो है increase होती है। और and the endurance training there is no such changes occur in these neural system। मेटाबॉलिक सिस्टम की बात की जाए तो चूंकि वहां पर जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है इनकी
ज्यादातर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है एनारोबिक होती है, एंड दैट्स व्हाई उनमें जो मायोग्लोबिन स्टोरेज है और एटीपी एंड सीपी स्टोरेज है, ये दोनों इंक्रीज होती हैं। क्योंकि ये दोनों जो है स्पेसिफिकली द एटीपी एंड सीपी स्टोरेज, ताकि इनके लिए क्रिएटिन फास्फेट जो है और ये ज्यादा हो तो तब जाके ये एनारोबिक रेस्पिरेशन थ्रू दिस क्रिएटिन फास्फेट सोर्स जो है ये करा सकते हैं। जो स्टोर ट्राइग्लिसराइड है, देयर इज नो सच स्टिल लिटरेचर अवेलेबल टिल कि व्हाट हैपन विद द स्टोर ट्राइग्लिसराइड, और ज्यादा होते हैं या कम होते हैं। द अदर हैंड इन द एंड्योरेंस ट्रेनिंग जो है वहाँ पे स्टोर ट्राइग्लिसराइड जो है ये ज्यादा होते हैं, माइग्लोबिन स्टोरेज ज्यादा होती है, और इसमें एटीपी एंड सीपी स्टोरेज भी ज्यादा होती है। सो मेटाबॉलिक सिस्टम का स्टोर ट्राइग्लिसराइड इसलिए ज्यादा होती है कि वहां पे जब भी जरूरत पड़ेगी तो उसको ट्राइग्लिसराइड एनी टाइम चाहिए ब्लड को मुहैया कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ट्राइग्लिसराइड जो यहाँ पे ज्यादा एंड्योरेंस ट्रेनिंग में देयर इज नीड ऑफ मोर एंड मोर ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ज्यादातर जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ये ग्लूकोज ही प्रोवाइड कर देती है विदाउट ऑक्सीजन। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग है उनमें तो एरोबिक सोर्स होती है, एरोबिक रिस्पिरेशन होती है, एंड दैट इज द रीजन वहां पे ट्राइग्लिसराइड जो है इनकी स्टोरेज ज्यादा होनी चाहिए, ताकि इसको ग्लूकोज को थोड़ा सा जो है बचाया जा सके, क्योंकि प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ज्यादा होती है एक्सरसाइज की। तो अगर लंबे टाइम तक ये सिर्फ ग्लूकोज यूज करता है तो ऑब्वियसली दे विल बी ग्लूकोज डिप्लीशन, दे विल बी ग्लाइकोजन डिप्लीशन, और हेंस दे विल फटीग एट सम टाइम, और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। सो दैट्स व्हाई स्टोर ग्लाइकोसाइड ज्यादा होंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर ग्लूकोज को बचाया जा सके उस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन से, और जो लिपिड है या फैटी एसिड है इसको सामने लाया जा सके, ये यूज किया जा सके। Just like the metabolic system in the strength training, there is also increase in the ATP and the creatine phosphate storage and the myoglobin storage. लेकिन उनकी रिलाई इस पर इतना नहीं, उनके ज्यादातर रिलाई जो है ये ट्राइग्लिसराइड और ऑक्सीजन इन चीजों पर होगा। एंजाइम जो है उनमें जो क्रिएटिन फास्फोकाइनेज है या मायोकाइनेज है, there is increase in these enzymes. These enzymes they have different function. जो मायोकाइनेज इसको ए भी कहा जाता है। तो और ये सिमिलरली इफ इट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और इधर इट इज एंड्योरेंस ट्रेनिंग, दोनों में दीज एंजाइम्स जो है ये उनकी जो तादाद होती है, उनकी जो नंबर होती है एक्टिव एंजाइम ये ज्यादा हो जाती है। बॉडी कंपोजिशन उसमें यूजुअली जो लीन बॉडी होते हैं ना, फैट फ्री मास, वो इंक्रीज होती है, उनकी जो परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट जो है ये डिक्रीज होती है, जबकि लीन बॉडी एंड फैट फ्री मास जो है ये इंक्रीज होती है। बॉडी फैट विल बी लेस, और यही आप देखें ना जो जितने भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो करते हैं बॉडी बिल्डर्स उनमें ज्यादातर जो है ये लीन बॉडी मास होती है, फैट वहां पे बॉडी फैट जो वहां पे परसेंटेज बहुत कम होती है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर उसमें परसेंटेज ऑफ द बॉडी फैट ये तो जस्ट लाइक द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डिक्रीज होगी, बट लीन बॉडी जो फैट फ्री है देयर में बी नो सच चेंज। तो स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, न्यूरल सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम, एंजाइम, बॉडी की हमने डिस्कस कर दिया। अगर उसकी बात की जाए कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए, सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंडन, लिगामेंट एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल ये ज्यादा होती है। और क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उन्होंने रेजिस्टेंट प्रोवाइड करनी है, उसने ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंट मसल को होती है, दैट्स वाई उनकी जो स्ट्रेंथ है ये ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ इज द मेन वेपन इन द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो दैट्स वाई वहां पे जो टेंडन है उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लिगामेंट से, तो अगर ये ना हो तो यहाँ पे स्ट्रेन हो सकती है, स्ट्रेन हो सकती है, इंस्टेबिलिटी हो सकती है ऐसे पेशेंट में। So that's why उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है they should be more। ये इस एक्टिविटी किसी भी एक्टिविटी के लिए जो है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंडन, लिगामेंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू ये ज्यादा जो है जरूरत है उसकी।
इसी तरह बोन की बात कीजिए तो देयर इज इंक्रीज इन बोन मिनरल डेंसिटी एंड नो चेंज आर पॉसिबल इंक्रीज इन द बोन मास, बट मोस्टली जो है देयर इज नो सच चेंज इन द बोन मास. In the endurance training, there is tensile strength of tendon and ligament and tissue will increase, and there is increase in the mineralization with the weight bearing activities. अब you determinants थी जो resistance exercise program में we have to consider कि what will be the alignment of the segments of the body during a specific exercise, stabilization of the proximal or distal joint, कौन सी जगह को हमने stabilize करना है और क्यों करना है. सो इट शुड बी लॉजिकल और हमने इस पर भी एग्जीक्यूट करना है फिर इसको. व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज, वहाँ लोड चाहिए यानी रेजिस्टेंस कितनी होगी, सब मैक्सिमल रेजिस्टेंस होगी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी. तो ये हमने फिर पेशेंट की जब असेसमेंट करते हैं मैनुअल मसल टेस्टिंग, तो वहां पर जो है हमें पता चल जाता है कि कौन सी पेशेंट ग्रेड क्या है, तो उसी के मुताबिक फिर हमने इंटेंसिटी जो है ये फॉर्मुलेट करनी है इन द प्रोटोकॉल. सिमिलरली वॉल्यूम जो है टोटल नंबर ऑफ रिपीटिशन कितने होंगे, कितने सेट्स होंगे एक्सरसाइज में, कितने सेशंस होंगे पर डे में और कितनी वीक में कितने दिन एक्सरसाइज होगा. तो ये जो है मुख्तलिफ जो इसका एज है, उसकी कंडीशन है, उसकी जेंडर है, उसके हेल्थ स्टेटस है, ये तमाम को देख के जो है हम फिर ये वॉल्यूम भी सेट करेंगे. Similar exercise order है कि what will be the sequence in which the muscle groups they are exercised during an exercise session. Similarly, how many days जो है per week जो है इस exercise करनी है, and rest जो है इनको कितने दिन का होगा, इनको 2 days हर exercise के बाद next 2 days और next 3 days इनको rest करना होगा और फिर जो है ये उसके next दिन जो है ये फिर ट्रेनिंग की आ सकते हैं. इसी तरह ड्यूरेशन जो है टोटल जो टाइम है ड्यूरेशन ऑफ दैट रेजिस्टेंट ये कितनी होगी. सो ईच सेशन की ड्यूरेशन कितनी होगी, एक सेट की ड्यूरेशन कितनी होगी और ओवरऑल पूरी प्रोग्राम जो है प्रोटोकॉल जो है ये कितनी, एक वीक है, एक महीना है, 2 महीने, 2 वीक है, कितनी की जो है ड्यूरेशन है इसकी. Mode of exercise, which type of muscle contraction they will be utilized during that exercise, isometric होगी, isokinetic होगी या जो है isotonic होगी. What will be the position of the patient, resistance mechanical होगी, manual होगी, there will be arc up movement or the primary energy system क्या होगी, तमाम चीजें जो है they make in the category of the mode of exercise. What will be the velocity of exercises. So इसी तरह जो periodization, variation of intensity and volume during specific periods of resistance training है, तो periodization का मतलब ये है कि there should be a gradual increase in the intensity of the exercise. तो ये जो वेरिएशन आती है इंटेंसिटी की, ये एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड्स ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ये भी हमने तय करनी है कि हाउ मच वेरिएशन वुड बी, हमने कितना इंक्रीज इसमें लेके आना है, कितने टाइम के बाद हमने फिर इसको इंक्रीज करना है. सो देयर शुड बी विद प्रॉपर गाइडलाइंस के मुताबिक हमने फिर ये पीरियडाइजेशन करनी है. And then the integration or mix of exercise into functional activities. So how we can use these to for the resistance exercise that to approximate or replicate the functional demand. That was all about the adaptation of the physiological adaptation to the resistance training as well as into the that endurance training, and that's all about the skeletal muscle function and the determinants of the that resistance training. Thank you so much to all of you. All the best for your exams.